जिस तरह से बीते दिनों लगातार 2024 और 2025 में माओवादियों के ऊपर इतना निर्णायक ऑपरेशन किए जा रहे हैं कि लगातार माओवादियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। और जब लगातार बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें बीते दिनों 21 मई को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान दंडकारण्य में जब से माओवादी हैं उन्हें उठाना पड़ा और उन्होंने अपने महासचिव को खोया, तब से माओवादियों के अंदर एक अलग सी बौखलाहट देखने को मिली। चाहे अब उनके जो प्रेस नोट हैं उसमें देख लीजिए, उनकी भाषा शैली को देख लीजिए, या उनके द्वारा फिर से जो युद्ध विराम की बात की जा रही थी या शांति वार्ता की बात की जा रही थी, उन सारी बातों को खारिज कर उन्होंने अपने नए प्रेस नोट में भी अपनी शब्दावली को बदला। और यही नहीं, उन्होंने अपनी और भी रणनीतियों को बदलते हुए 9 जून को फिर से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस पूरी घटना से आप सभी चिरपरिचित हैं। मैं सबसे आखिरी में इसी घटना स्थल पर पहुंचा हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगा अपने दर्शकों के लिए उस पर और कुछ जानकारी अगर एकत्रित हो तो उसको लेकर बातचीत करनी चाहिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि बसवराजू की मौत के बाद माओवादियों में एक बौखलाहट देखने को मिल रही है, चाहे उनके काम करने के तरीके में हो या फिर उनके प्रेस नोट में हो। और 10 जून को माओवादियों ने भारत बंद का आह्वान भी किया था उनके महासचिव के मारे जाने के आक्रोश में। इसको लेकर माओवादी जब भी बंद का आह्वान करते हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यहाँ वहाँ बैनर पोस्टर लगाएंगे, या ऐसे इलाके जो उनके कब्जे में हो उस इलाके में किसी गाड़ियों में आगजनी कर देंगे ताकि वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकें। लेकिन ये उन इलाकों में होता है जिन इलाकों में माओवादियों की पैठ ज़्यादा हो या फोर्स की दखल कम हो। लेकिन माओवादियों ने हर बार जो घटनाओं को अंजाम दिया है चौंकाने वाला दिया है। मतलब आपके उम्मीद से परे, जहाँ पर आप थोड़े से भी निश्चिंत हो जाएंगे, वहाँ वो माओवादी आपके ऊपर फिर से आपको आश्चर्यचकित करते हुए किसी घटना को अंजाम देंगे। हुआ भी वही। दरअसल यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर में नीरज भाई मदद कर रहे हैं कैमरा में। नीरज, कितना दूर होगा यहाँ से कोंटा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की दूरी पर कोंटा है। और अगर आप इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर सड़क है, हाईवे है ना। मुश्किल से गाड़ियों की आवाज़ मुझे बहुत आसानी से सुनाई दे रही है। और अगर आप इस तरफ देखें मेरे सड़क के दूसरी तरफ, तो इस तरफ में पतले झाड़ हैं और इसके जंगल है झुरमुट जैसा। साथ ही साथ अगर पीछे की तरफ आप देखें तो इस तरफ में गांव जैसा माहौल है, और गांव है भी। तो मैं आपको यहाँ का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा ड्रोन शॉट भी दिखा दूँगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये आसपास का इलाका और लोकेशन कैसा है, कि सड़क कितनी दूरी पर। कोंटा 2-3 किलोमीटर, इधर फंदीगुड़ा कैंप है यहीं पास में। किसी को इस बात की उम्मीद थी ही नहीं कि मतलब जब गुंडेकोट जैसे इलाके में, गुंडेकोट मतलब जो मैंने, अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया कि गुंडेकोट ज़मीन पर है ही नहीं। और ये भी कहा था मैंने कि गूगल में भी मत ढूंढना। जब गुंडेकोट में अगर बसवराजू है और उसे जाकर फोर्स वहाँ ढूंढ कर मार रही है, तो ये तो हाईवे के ठीक किनारे, यहाँ माओवादी सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो किसी घटना को अंजाम दें। और यही वजह है कि जवान निश्चिंत हो जाते हैं। किसी समय में मुझे बहुत खूब याद है, कोंटा के टीआई हुआ करते थे एमन साहू, और वो रात में सुकमा जा रहे थे, तब उनके ऊपर उनकी गाड़ी में माओवादियों ने फायरिंग किया था, बाल बचे थे। ये वही सड़क है। लेकिन किसी समय में फिर इसी सड़क पर जब यहाँ बस्तर आईजी SRP कल्लूरी हुआ करते थे, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर, प्रशासन, शासन और रमन सिंह की सरकार थी, एक काम जो सबसे बेहतरीन था वो था सुकमा से कोंटा की सड़क को बनाना, सीसी सड़क। फिर धीरे धीरे माहौल बदला, कैंप लगा। लेकिन अब मैं इसलिए पूरी भूमिका बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि पहले से कितना माहौल बदल गया था। और उसके बाद जब जवान निश्चिंत हो जाते हैं तो उसका उपयोग माओवादी अपने लिए करते हैं, क्योंकि आप निश्चिंत होंगे तो लापरवाह होंगे। मैं यहाँ आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मानव प्रवृत्ति बता रहा हूँ। हर कोई, आप भी जब निश्चिंत रहते हैं, निश्चिंतता का मतलब है कि लापरवाह हो जाना, आराम से हो जाना। तो निश्चिंत हो गए कि माओवादियों की औकात नहीं है कि इस इलाके में आके किसी घटना को अंजाम दे पाएँ या इस इलाके से मूवमेंट तक कर पाएँ। लेकिन माओवादियों ने इसी बात को समझा और उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। क्या किया? पहले इस खदान में, ये किसी श्रीहरि नामक किसी ठेकेदार या फर्म का ये क्रेशर प्लांट है जो आप देख रहे हैं पूरा। और यहाँ पर उनके द्वारा निर्माण कार्य के लिए यहाँ से
ये जो लाइमस्टोन है या फिर जो भी स्टोन होगा, इसका क्रशर निकाला जाता है, इसके पत्थर निकाले जाते हैं। तो उन्हें सुबह पता चला, जो ठेकेदार हैं, कि उनके इस क्रशर प्लांट में जो पोकलेन खड़ी उसे माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। ये देखें आप, उस पोकलेन अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई है और आग के हवाले कर दिया गया है। तो वो भी हड़बड़ाए कि ऐसे कैसे हो गया। तो पता चला कि वो तत्काल जो है एसडीओपी एडिशनल साहब के पास गया और बताया कि सर ये चल के देखिए कैसे गाड़ियों में उनकी पोकलेन में माओवादियों ने आगजनी की है। एडिशनल साहब भी सोचे कि माओवादी जो है कल बंद का है आह्वान तो किया ही है, तो हो सकता है कि चलते फिरते, क्योंकि बगल में सड़क है, मैं बता रहा हूँ, तो दौड़ते भागते आए होंगे, डीजल वीजल डाल के आग लगा के भाग गए होंगे, क्योंकि वहीं बगल में गांव भी है और कैंप वैम्प सब आस ही पास है। तो इतनी बड़ी घटना को अगर यहाँ पे आगजनी शुरू होगी तो उसके बाद माओवादियों को बहुत स्पीड से भागना होगा, क्योंकि सड़क से ही आग नज़र आने लगेगी। तो छुपने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और अभी माओवादी बड़े झुंड में भी नहीं है, क्योंकि जवान लगातार हाईटेक जो टेक्नोलॉजी से यही निगरानी कर रहे हैं, ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं, अलग अलग माध्यम से निगरानी कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में आप हैं नहीं कि जवानों से लड़ पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप छोटी संख्या में आए हैं, 2 या 3 की संख्या में, तो अब आप लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो आपको तत्काल आगजनी करके भागना होगा। तो हर कोई यही सोचा और सोचकर एडिशनल साहब और एसडीओपी साहब और टीआई साहब, तीनों लोग और साथ में उनके और जो कुछ गनमैन रहे होंगे, वो आए यहाँ पर और आके उनके द्वारा इस पूरे इलाके का मौका मुआयना किया गया बाकायदा। सभी लोग इसी तरफ से आए, आप देखें उस तरफ मेरी गाड़ी खड़ी है, उस रास्ते से आकर गाड़ी यहीं पे खड़ी की गई। उतरे तो बताते हैं सबसे पहले उन्हें एक तार नज़र आया। अच्छा, तार अभी नीरज भी दिखा रहे थे, बहुत कन्फ्यूज़न है। होता है कि ये खदान है तो यहाँ पर ब्लास्ट किया जाता है पत्थरों को तोड़ने के लिए। उस तरफ में अगर आप देखें तो बहुत दूर में है, अभी मैं आपको उसकी तस्वीर लेके दिखाऊंगा, लाल रंग का तार रखा हुआ है। तो और ऐसे ही कुछ तार यहाँ नज़र आया। एडिशनल साहब उतरते साथ ही आकाश राव साहब ने उन्होंने कहा कि संभल के देखना कहीं बम वम ना लगाओ। फिर उस तार को देखा गया तो डमी कमांड आईडी की तरह था। माओवादियों ने संभवतः पुलिस को चकमा देने के लिए एक डमी तार जैसा कुछ लगाया था यहाँ पर, ताकि जब फोर्स पहले उसे देखे तो देखने के बाद उन्हें लगे कि कमांड आईडी क्या चीज़, ये कौन सा, ये तार नहीं, ये तार तो नहीं, ये शायद कुछ दूसरा है। खैर नीरज को लगा कि ये वही तार है क्या। वो तार तो खैर मैं जो सुना कि पुलिस ने जब्त कर लिया था, लेकिन वो डमी था, उसमें कुछ था नहीं। जब उसे देखा गया तो फिर और निश्चिंत हो गए कि माओवादी बम लगा ही नहीं सकते थे इतनी जल्दबाजी में। उन्होंने आगजनी की और चलते बने होंगे। देखिए, जब मौत खींच कर लाती है तो कैसे लेकर आती है। किसी ने बताया कि आकाश साहब जो हैं वो आए और उनके साथ जो और उनके 2 अधिकारी थे, एक तो एसडीओपी साहब थे चंद्राकर साहब और एक टीआई साहब थे, क्या नाम था सर का, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, देख लेता हूँ। एसडीओपी साहब हैं भानु प्रताप चंद्राकर और कोंटा टीआई थे सोनल गवाला जी। ये लोग भी यहीं आसपास में थे। चारों तरफ उन्होंने देखा, मौका मुआयना किया और जानने को, हालांकि मैं और नीरज जब यहाँ उतरे तो पहली दफ़े मैं नीरज से बोला, नीरज यार डर लग रहा है ऐसे पैदल चलने में। तो हम लोग बहुत देर से धीरे धीरे, हाँ हमारे पास कोई यंत्र तो है नहीं कि हम इसको चेक कर पाएँ, पुलिस के पास है तब धोखा खा जा रही है। तो फिर भी हम अपने हिसाब से यहाँ पर ढूंढ ढांड के देखें, लेकिन उम्मीद है कि कल भी यहाँ पर बस्तराजी साहब आए हुए थे तो इस पूरे इलाके की डिवाइनिंग कर ली गई है। तो एडिशनल साहब आए और उस पूरे इलाके को उन्होंने अच्छे से देखा, समझा और समझने के बाद उनको ये कोशिश की समझने की कि भाई अगर माओवादी आए हैं, उस तरफ गांव हैं, तो किस तरफ से आए होंगे, किस तरफ भागे होंगे, जिस तरफ भी भागे होंगे तो उस तरफ में कौन सा इलाका पड़ता होगा, क्या उधर के गांव वालों ने देखा कि नहीं। सारी चीज़ों का अनुमान लगाते लगाते माओवादियों को भी बात पता था कि जब आगजनी की जाएगी उसके बाद पुलिस के जवान ज़रूर आएंगे। उनको ये ज़रूर नहीं पता था कि अधिकारी आएंगे कि नहीं, लेकिन जवान तो आएंगे। और जब जवान आएंगे तो वो भी पूरे इलाके का जब मौका मुआयना करेंगे तो निश्चित ही तौर पर पोकलेन के आसपास पहुंचेंगे, ये देखने के लिए कि पोकलेन में नुकसान कितना हुआ है। और ठीक जैसा माओवादियों ने अंदेशा लगाया था वही हुआ भी। आकाश राव साहब इतने करीब से आकर देखने के लिए पहुंचे ही थे
कि कितना ब्लास्ट हुआ, मतलब कितना आगजनी में कितना नुकसान हुआ है पोकलैंड को। और जैसे ही वो यहाँ पहुँचे, आप देख रहे हो गड्ढा, इसके नीचे लगा हुआ जो प्रेशर आईडी बम था उसमें ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि उनके दोनों पैर पूरी तरह से ख़राब हो गए। आप देखें, ये आकाश सर का जूता है, आकाश राव साहब का। एक जूता यहाँ पड़ा हुआ है और एक जूता पता नहीं, मुझे लगता है उस ब्लास्ट से या तत्काल गाड़ी को यहाँ से स्कॉर्पियो में उन्हें जब निकाला गया उस वजह से, या जैसा भी हो, यहाँ पर एक स्कॉर्पियो का एक बड़ा सा टुकड़ा है उसके एक चक्के का। अब ये बम से डैमेज हुआ है या किसी और पत्थर से टकरा कर, पता नहीं। यहाँ अभी भी देखिए खून के निशान हैं। मतलब आप सोचिए 9 तारीख की घटना है और आज कितना तारीख है? 11 है। आज 11 तारीख है, 2 दिन बाद भी खून आप देखिए। हालांकि मैं इसको ब्लर कर दे रहा हूँ क्योंकि खून हम दिखा नहीं सकते, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से एकदम ताज़ा है, जो दिखा रहा है कि मतलब शरीर, आप सोचिए कि मैं इस गड्ढे में खड़े होकर फील कर रहा हूँ उस बात को। मुझे लगता है कि यहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ होगा तो यहाँ पर भी खून का निशान है। मुझे लगता है कि आकाश राव साहब जैसे ही ब्लास्ट हुआ होगा तो उनका वो यहाँ फेंका गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी मात्रा में खून है। ये भी खून है ना नीरज? तो ये खून है, तो वहाँ से उनकी बॉडी यहाँ तक, क्योंकि थोड़ा सा हैवी वेट जैसा था आकाश सर का ना, थोड़ा हैवी थे, यहाँ गिर गए और उनके दोनों पैर, जैसा कि बताया प्रत्यक्षदर्शियों ने। तो मैं उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जिसके साथ होता है वही करता है महसूस। लेकिन बहुत दर्दनाक वो मंजर रहा होगा यहाँ पे ब्लास्ट। जैसे ब्लास्ट हुआ, एडिशनल एसपी के साथ में एसडीओपी और थानेदार टीआई साहब, 2 लोग और भी घायल हुए। तत्काल जो उनके गनमैन थे, उन्हें लगा कि माओवादी भी आसपास होंगे, क्योंकि अधिकतर होता है कि जब भी इस तरह से ब्लास्ट करते हैं माओवादी तो आसपास से वो फायरिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि हथियार लूट लिए जाएं। उनके जो गनमैन हैं उन्होंने भी एक पूरी मैगज़ीन खाली कर दी फायर करते हुए, लेकिन माओवादी थे नहीं, उन्होंने प्रेशर आईडी लगा रखी थी, इसलिए इस जगह से वो फायरिंग में दूसरी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद की जानकारी आपको पता ही है कि कैसे अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और जो एसडीओपी और टीआई साहब हैं उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रिफ़र किया गया। उसके बाद जब दोबारा फिर से फोर्स पहुंची तो देखिए माओवादियों ने किस तरह से दिमाग लगाया था। हालांकि हम लोग चल ज़रूर रहे हैं, लेकिन कल पुलिस के अधिकारी आए तो मुझे लगता है कि अब ठीक होगा, यहाँ पे सब चेक करके ही गए होंगे। और ये भी है कि जिस जगह पे माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं तो बहुत जल्द वहाँ लौट कर आते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पुलिस भी इसी ताक में होगी कि लौट कर आएंगे तो फिर से उनसे मुठभेड़ की जाएगी। एक दूसरा वीडियो देखिए, मतलब एक तो उन्होंने वहाँ से लगाया, उन्हें ये भी उम्मीद थी कि ज़रूर हो ना हो, इस जगह पर भी उन्होंने एक बम लगाया था कहीं पर, जो आप इस वीडियो में देखिए। ये वीडियो देखिए आप, जो दूसरा वाला है, फिर इसको बताता हूँ मैं। तो देखा आपने ये वीडियो भी उसी जगह का है। दरअसल एक बम उन्होंने सामने लगाया आईडी बम, और दूसरा आईडी बम जो है, जो प्रेशर आईडी बम है, वो इस जगह पे लगाया, क्योंकि उन्हें यह ज़रूर पता था कि जो भी सिपाही या आएगा, पुलिस विभाग का कर्मचारी आएगा, वो सबसे पहले या तो इस पूरे इलाके में जाएगा तो ज़रूर इस पोकलैंड के पास जाएगा, और पोकलैंड के पास अगर नहीं भी जा पाया किसी कारणवश तो इस तरफ ज़रूर जाएगा। आप देखिए नीरज भाई, थोड़ा सा जूम करो, दिखाओ, घर वर दिख रहा है उसमें, दिख रहा है ना? हाँ, वो इस रास्ते में ज़रूर जाएगा। और इसीलिए उन्होंने आगे और पीछे दोनों तरफ, ये जो वीडियो में आपने देखा कितना बड़ा ब्लास्ट था, उसे डिफ्यूज़ किया गया। डिफ्यूज़ मतलब सुरक्षित तरीके से विस्फोट किया गया, ताकि कोई भी उसकी जद में आए ज़रूर। ये मंशा थी माओवादियों की, और उनकी मंशा पूरी हुई। लेकिन मुझे लगता है कि माओवादियों को ये नहीं पता रहा होगा कि वो पुलिस के सिपाहियों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह से यहाँ पे उन्होंने आईडी प्लांट किया है। लेकिन उसकी जद में एडिशनल एसपी साहब आ जाएंगे और एक बड़ा नुकसान हुआ। ये बड़ा नुकसान, इसकी भरपाई कतई नहीं हो पाएगी। कल मैं आकाश राव सर के अंतिम
संस्कार में भी उपस्थित था और था, तो मैंने सोचा अपने दर्शकों के लिए वहाँ से कुछ जानकारी या वो तस्वीर दिखा लूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं रायपुर में हूँ, घटना स्थल पर नहीं जा पाया हूँ, तो कम से कम उनके अंतिम दर्शन कर लूँ वहाँ पर जाकर, जिन्होंने बस्तर में अपनी सेवा दी और अपने प्राणों की आहुति दी इस लड़ाई में। जो माओवादियों का कहना है कि जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, और इस जल जंगल ज़मीन की लड़ाई में जल जंगल ज़मीन पता नहीं कितना बचा पा रहे हैं या नहीं बचा पा रहे हो तो मुझे पता नहीं, वो आप जानेंगे, लेकिन जो हमारे हाथ में खून वो भी हम नहीं बचा पा रहे, लगातार बहा रहे हैं। देखिए ये आकाश राव सर का खून है। कल वहाँ गया था मैं और सिर्फ मौत हो रही है और एक बड़ा नुकसान, इसकी भरपाई नहीं। उनके बच्चों को देखकर कलेजा कांप जाएगा आपका, आप देखेंगे तो उनके बच्चों को कि क्या होगा उनका। सरकार क्या करेगी शहीद परिवारों के लिए? बहुत जो फैसिलिटी वो दे देगी, लेकिन करोड़ों रुपए दे देने से भी जो बाप का साया उठ जाता है वो तो वापस नहीं दे पाएगी। माओवादियों और सरकार के बीच ये जो लड़ाई चल रही है, इसके बीच में जो ये लोग मारे जा रहे हैं, तो इससे क्या मिल रहा है पता नहीं, दुखद है। क्या बोलूँ इसमें मैं इस गड्ढे को देख रहा हूँ बार बार, तो मैं फील कर रहा हूँ कि मतलब आप सोचिए ना कि वो कैसा रहा होगा वो मंजर की जब वो ब्लास्ट हुआ और वो फेंका गए होंगे। फिर मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि एसपी साहब को बता देना मेरा ब्लड ग्रुप ये, मतलब उनको ये उम्मीद थी कि मतलब बहुत उम्मीद रही उनको कि ये क्योंकि वो लगातार देख रहे हैं ना, एडिशनल इसमें सारे ऑपरेशन देख रहे हैं, जवानों का घायल होना देख रहे हैं, तो उन्होंने देखा अपने पैरों को तो देखा होगा या समझ में आया होगा, तो उन्हें लगा होगा कि खून ज़्यादा ना बह जाए, इसलिए खून पहले बता दिया जाए। ये भी हालांकि इसकी बहुत पुष्टि नहीं है, मैं सुना। और इन घटनाओं की इस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि जवानों को इस बात से ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि जब लापरवाही होती है या निश्चिंतता होती है तब लापरवाही होती है, और जब लापरवाही होती है तो उसका इंतज़ार लंबे समय तक माओवादी करते हैं कि आप जब लापरवाही करेंगे तब उनके द्वारा उस लापरवाही का सही उपयोग किया जाएगा, और ये सही उपयोग वो बड़ी घटना को अंजाम देने में करते हैं। अरनपुर की घटना हुई थी, आपको याद हो 10 जवान शहीद हुए थे। उसमें गलती ये हुई थी कि जिस गाड़ी से गए थे उसी गाड़ी से वापस जवान वापस आ रहे थे। वो गाड़ी आइडेंटिफाई हो गई थी कि इसमें जवान ही जा रहे हैं, और उसे माओवादियों ने ब्लास्ट कर दिया था। 6 जनवरी की घटना आपको याद हो, 8 जवान शहीद हुए थे और ओरछा के इलाके में। उस घटना में भी वही गलती हुई थी, जिस गाड़ी से गए थे जवान उसी गाड़ी से वापस लौट रहे थे, और ये सारी बातें लीक हो चुकी थी, सबको पता था कि जवान लौट रहे हैं। माओवादियों ने उसमें उस घटना का मतलब उस लापरवाही का उपयोग किया और 8 जवानों को मौत की नींद सुला दी। यहाँ पे भी यही हुआ। बताते हैं कि जितनी निश्चिंतता से तीनों अधिकारी और उनके जो गनमैन आए, उन्हें लगा कि वही जो मैंने पहले ही बताया कि आग लगाए और भाग गए होंगे, और वहाँ क्या बस गाड़ी देखना है और फिर आगे कार्रवाई करना है। लेकिन माओवादियों को मालूम था कि इसी तरह की जब ये निश्चिंत होकर आएंगे तो उसमें लापरवाही करेंगे, और नियम ये होता है कि अगर माओवादियों ने आगजनी की है तो उसके भी बहुत सारे SOP हैं। उस इलाके की गहन जांच करना और एक एक कदम फूंक कर रखना, उसके बाद ही आगे। हालांकि अब इतने कोंटा के करीब में इस तरह की घटना को अंजाम देंगे किसी ने सोचा नहीं। ये मानव प्रवृत्ति है कि उत्सुकतावश या फिर निश्चिंततावश लापरवाही हो गई और उसका खामियाजा प्राणों की आहुति देकर उठाना पड़ा। हालांकि इस इलाके की सभी ने ग्राउंड रिपोर्ट की है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे दर्शकों को भी मैं आकर बताऊं और जो मुझे समझ में आया सारी चीज़ें दिखाऊं। तो ये सारी घटना है और दुखद घटना है, इसको क्या बोलूं कि शेयर करें कि नहीं करें, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। धन्यवाद।